हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस की जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आरआरबी टेक्नीशियन के आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप करे हुए आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे हम आवर्त सारणी। तो दोस्तों, आवर्त सारणी की हम बात करें तो दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हो जाती है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ है जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता। तो दोस्तों, बहुत ही बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि बताइए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दोस्तों बोला जाता है हमारे देमेत्री मेंडलीव जी को। किसको दोस्तों? देमेत्री मेंडलीव जी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें हम अभी के समय वर्तमान में जिस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हो जाती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोस्तों यह प्रस्तुत की थी हमारे किसने? हेनरी मोस्ले साहब ने। किसने दोस्तों? हेनरी मोस्ले साहब ने। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। अगर बात की जाए सिर्फ पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की, तो दोस्तों वो दिए थे हमारे देमेत्री मेंडलीव साहब ने दोस्तों। और अगर बात करें हम अभी के टाइम में जिस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं दोस्तों, जिससे हम अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वो हो जाती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो क्या जाती है दोस्तों? हमारी वह हो जाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है दोस्तों, जिसमें तत्वों को व्यवस्थित रूप से सजाया गया है दोस्तों। तत्वों को व्यवस्थित रूप से सजाया गया है और ये प्रस्तुत की थी हमारे किसने? हेनरी मोस्ले साहब ने। तो दोस्तों, आधुनिक पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले तत्वों के वर्गीकरण के लिए दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत आए दोस्तों, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उपयोगी साबित होते हैं दोस्तों। तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हम उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया गया दोस्तों। जो जो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आइए हम पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तत्वों के वर्गीकरण की, तो दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आता है हमारे डोबेरानर साहब का त्रिक सिद्धांत। तो दोस्तों, त्रिक सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी टेक्नीशियन में। हर एक सेट में दोस्तों आपको एक से दो क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी से, तत्वों के वर्गीकरण से आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डोबेरानर के त्रिक सिद्धांत की, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि बताइए तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत आपको किसने दिया? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाना है डोबेरानर साहब। तो दोस्तों, डोबेरानर साहब ने क्या करा कि कुछ तत्व लिए दोस्तों, क्या किया कि जिनके रासायनिक गुणधर्म समान थे दोस्तों, उन्होंने उन्होंने तीन तत्वों को लिया। क्या लिया दोस्तों? तीन तत्वों को लिया जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं दोस्तों, और उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया दोस्तों। उन्होंने क्या करा कि तीन एलिमेंट्स को लिया दोस्तों जिनके रासायनिक गुण समान है, और उनको क्या करा दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया। तो दोस्तों, उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर उन्होंने यह पाया कि जो बीच वाला तत्व रहेगा दोस्तों, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों, वह अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है दोस्तों। तो ये क्या दिया? डोबेरानर साहब ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया दोस्तों, और इसे ही डोबेरानर साहब का त्रिक नियम बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आई दोस्तों, तो अगले एग्जाम्पल से आपको ज़रूर समझ में आने वाला है, लेकिन आपको परिभाषा भी याद करना होगा, क्योंकि परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि डोबेरानर साहब का त्रिक सिद्धांत क्या था। तो आपको पता रहना चाहिए दोस्तों कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि तीन तत्वों को उन्होंने ट्रायोड लिया दोस्तों, और उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिया दोस्तों। तो उन्होंने यह पाया कि जो बीच वाला तत्व रहेगा दोस्तों, वह अन्य उसका जो परमाणु द्रव्यमान आएगा, वह अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग समान होने वाला है दोस्तों। यही उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। तो दोस्तों, अगला देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देखें एग्जाम्पल से, लिथियम
सोडियम पोटेशियम। तो दोस्तों लिथियम का एटॉमिक मास हो जाता है दोस्तों 7, सोडियम का होने वाला है दोस्तों 23 और पोटेशियम का दोस्तों 39। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पर ट्राई करा। तो दोस्तों लिथियम का परमाणु क्रमांक 7, हम इसे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाएंगे तो जिसका परमाणु द्रव्यमान सॉरी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, तो दोस्तों लिथियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो दोस्तों इन्हें हमने क्या जमाया दोस्तों, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में सजाया। तो देखेंगे दोस्तों लिथियम जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे छोटा हो जाता है 7 और पोटेशियम 39, अगर दोनों इस इन दोनों का दोस्तों अगर हम एवरेज निकालते हैं दोस्तों तो वो निकलने वाला है हमारा क्या 23, और 23 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सोडियम के परमाणु द्रव्यमान में। ऐसा दूसरा देखें दोस्तों कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो दोस्तों कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज निकलेगा दोस्तों 88। तो अभी हमने देखा डोबेरेने साहब का त्रिक सिद्धांत, और उसके बाद आते हैं दोस्तों न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम। आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में जो अष्टक नियम था दोस्तों, जो ऑक्टिव लॉ था दोस्तों, वह दिया हमारे न्यूलैंड साहब ने। तो दोस्तों न्यूलैंड साहब ने क्या करा, तत्वों को दोस्तों उनके परमाणु भार, अभी तक हम देख रहे हैं दोस्तों कि सब किसके बेस पर हो रहा है, एटॉमिक मास परमाणु भार के बेसिस पर कहानी चल रही है दोस्तों। तो न्यूलैंड साहब ने भी क्या करे हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्णित करा दोस्तों, और उन्होंने यह देखा कि जो प्रत्येक आठवां तत्व होने वाला है दोस्तों वह पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है दोस्तों। जो प्रत्येक आठवां तत्व है दोस्तों वह प्रत्येक आठवां तत्व पहले वाले गुण से तत्व में समानता रखता है दोस्तों। यही क्या था न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम। पूछा जाता है दोस्तों कि न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम किससे संबंधित था दोस्तों, तो जो आपके संगीत है दोस्तों सा रे गा मा पा धा नी सा, इससे संबंधित हो जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो दोस्तों न्यूलैंड साहब ने तत्वों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और दोस्तों आप देख सकते हैं सल्फर। तो दोस्तों ये सब इस प्रकार उन्होंने दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण किया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रत्येक न्यूलैंड साहब ने क्या बोला कि प्रत्येक पहला जो होगा दोस्तों वह अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता रखता है। तो अगर दोस्तों आप लिथियम से दोस्तों काउंट करना चाहेंगे तो सोडियम दोस्तों क्या हो जाएगा, आठवां तत्व हो जाएगा। तो लिथियम जो दोस्तों किससे समानता रखेगा, आपके सोडियम से, और सोडियम दोस्तों आपके किससे समानता रखेगा, पोटेशियम से दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें न्यूलैंड के टाइम में 56 कितने दोस्तों 56 दोस्तों तत्वों का ज्ञान था दोस्तों, उन्होंने 56 तत्वों को सजाया। अगर हम बात करें अंतिम कहाँ पर आके ये फेल हो जाते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम, किसके बाद दोस्तों, कैल्शियम के बाद दोस्तों यह फेल हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया, बताइए न्यूलैंड साहब अपने अष्टक लॉ में किस तत्व के बाद दोस्तों उनका जो लॉ होता है वह फेल हो जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाना है दोस्तों कैल्शियम। और दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कितने ज्ञात तत्व थे दोस्तों न्यूलैंड साहब के जब उन्होंने ऑक्टेव नियम लगाया था दोस्तों, तो उस टाइम थे दोस्तों आपके 56। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। आने वाले ही हमारी क्या अब होता है दोस्तों आवर्त सारणी का जन्म। अब क्या होने वाला है दोस्तों, आवर्त सारणी का जन्म। और आवर्त सारणी मैंने बताया आपको, फादर ऑफ आवर्त सारणी, अगर पीरियोडिक टेबल के फादर की बात करें दोस्तों तो वो बोला जाता है हमारे किसको, दिमित्री मेंडलीव साहब को। किसको दोस्तों, मेंडलीव साहब को आपको आवर्त सारणी के पिता माना जाता है दोस्तों। मेंडलीव साहब ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आवर्त सारणी का आधार बनाया दोस्तों। मैंने आपको बताया कि अभी तक जो कहानी चल रही है वो किसके बेस पर चल रही है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास पर। तो दोस्तों अभी तक जो भी कहानी चल रही है वो एटॉमिक मास पर चल रही है दोस्तों। तो मेंडलीव साहब भी क्या करते हैं कि एटॉमिक मास को ही क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं अपने आवर्त सारणी का। अगर हम बात करें कि मेंडलीव साहब ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप और पीरियड होते क्या है दोस्तों। अभी आपको याद कर लेना है कि मेंडलीव साहब ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को अपने ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करता है। ग्रुप दोस्तों जिन्हें समूह बोला जाता है, और पीरियड दोस्तों जिन्हें आवर्त बोला जाता है, उसमें डिवाइड करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों। आवर्त सारणी में दोस्तों आपको याद कर लेना है कि 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे दोस्तों। किसके टाइम में दोस्तों, ये थे आपके मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो आवर्त सारणी में जब मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की तो दोस्तों 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स थे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हम कि मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी किस प्रकार थी। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ तत्वों के वर्गीकरण के लिए दोस्तों मेंडलीव साहब ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि 8 ग्रुप। तो दोस्तों ग्रुप जो जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है दोस्तों, जो खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, यही क्या हो जाती है दोस्तों, इन्हें ही बोलते हैं ग्रुप या फिर समूह। तो दोस्तों 8 ग्रुप थे दोस्तों, और अगर हम बात करें तो 7 क्या थे दोस्तों आपके, 7 दोस्तों आपके आवर्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आवर्त क्या होता है दोस्तों, ये जो आड़ी वाली रेखाएं होती है दोस्तों वह होती है आपकी क्या, आवर्त। तो दोस्तों आपको 8 ग्रुप और 7 आपको आवर्त देखने को मिलते हैं दोस्तों। और बीच में आपको दोस्तों यहाँ पर जो जो खाली जगह दिख रही है दोस्तों, तो बीच में आपको यहाँ पर
खाली स्थान भी देखने को मिलता है दोस्तों। उन्होंने अपनी आवास सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ा था दोस्तों, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी दोस्तों कि जो मैं यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ उनके स्थान पर कुछ अन्य तत्व जो नए अभी तक खोजे नहीं गए दोस्तों, जिन तत्वों की खोज होगी वह यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, व्यवस्थित बैठेंगे दोस्तों। ये मेंडलीव साहब ने बताया था दोस्तों। अगर हम बात करें तो मेंडलीव साहब ने आवास सारणी अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर प्रस्तुत की। इन्होंने बोला कि जो मैं आवास सारणी बना रहा हूँ दोस्तों, ये इसमें मेरी आवास सारणी में आपको आवर्त में दोस्तों बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या परमाणु द्रव्यमान आपको हमेशा इंक्रीजिंग टेबल में आपको देखने को मिलेगा देखो। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाते हैं, कहाँ पर, तो दोस्तों ये आपके कोबाल्ट और निकल में आके क्या हो जाते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो कोबाल्ट है दोस्तों, उसका परमाणु द्रव्यमान हो जा रहा है कितना, 58.9, और निकल का हो जाता है दोस्तों 58.7। अगर दोस्तों इनके सिद्धांत के अनुसार, इनके आवर्त सारणी के अनुसार दोस्तों, जो परमाणु द्रव्यमान जिसका कम है दोस्तों उसे पहले रखना चाहिए था, और परमाणु द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है दोस्तों उसे बाद में रखना चाहिए था। तो निकल, अगर इनकी बात की जाती है तो निकल को पहले रखना चाहिए था दोस्तों, और कोबाल्ट को बाद में, जो कि इन्होंने नहीं किया दोस्तों। तो यहाँ पर आकर मेंडलीव साहब फेल हो जाते हैं दोस्तों। और इनका फेलियर का एक कारण बनता है दोस्तों आइसोटोप्स को स्थान ना देना। क्या दोस्तों, जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों उनको स्थान ना देना दोस्तों, ये इनकी सेकंड फेलियर बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन थे, तो मेंडलीव थे। ऐसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने आवर्त सारणी को वर्ग में, मतलब समूह में और पीरियड में डिवाइड करा था, तो वो भी कौन थे दोस्तों, आपके मेंडलीव साहब थे दोस्तों। अगर बात करें मेंडलीव साहब के टाइम में ज्ञात तत्व कितने थे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे हमारे 63। कितने दोस्तों, 63 ज्ञात तत्व थे दोस्तों। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 8 ग्रुप और 7 पीरियड में दोस्तों इन्होंने डिवाइड करा था। अगर बात करें कोबाल्ट और निकल में आके ये क्या होते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं। और इनके फेलियर का कारण क्या हो जाता है, हमारे आइसोटोप्स को स्थान ना देना। और इन्होंने अपनी आवास सारणी में क्या करा था दोस्तों, कि कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, जो उन्होंने बताया था कि इनके स्थान पर जिन तत्वों की अभी तक खोज नहीं हुई दोस्तों, वो तत्व यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेटल हो जाएंगे। और उनसे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों उन्होंने अपनी खाली स्थान में दोस्तों, जहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा था दोस्तों, उन्होंने बोला था कि एका बोरॉन नामक यहाँ पर खाली स्थान में रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ दोस्तों, उसके स्थान पर आपका जो अन्य तत्व, नए तत्व की खोज हुई दोस्तों, वो था हमारा कौन सा, स्कैंडियम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एका बोरान क्या बोला जाता था, तो एका बोरान की जगह पर दोस्तों मतलब एका बोरान के स्थान पर किस किस तत्व की खोज हुई जो बाद में एका बोरान के स्थान पर आया, तो आपका आ जाएगा दोस्तों स्कैंडियम। एका सिलिकॉन है दोस्तों, सिलिकॉन की जगह में आया दोस्तों जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जगह में आया दोस्तों गैलियम। एका मैंगनीज, तो मैंगनीज की जगह में आया दोस्तों टेंटियम। क्या दोस्तों, टेंटियम। टेंचिटियम का किस में आया दोस्तों, वो आया आपके एका मैंगनीज। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि आपके आरआरबी टेक्नीशियन में जरूर ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो दोस्तों हमने देखा दोस्तों त्रिक सिद्धांत, अष्टक नियम, फिर हमने देखा दोस्तों आवास सारणी की जन्म होता है दोस्तों जो मेंडलीव लाते हैं। अब आएगी दोस्तों हमारी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे दोस्तों हमें अच्छे से देखना है। तो दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो आपकी आड़ी रेखाएं होती हैं वो हो जाती हैं पीरियड्स, और जो खड़ी रेखाएं होती है दोस्तों वो होती है आपकी क्या, वर्ग। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, जो बनाई हमारी हेनरी मोस्ले साहब ने। हेनरी मोस्ले साहब ने हमारे आधुनिक आवर्त सारणी को लेके आते हैं, और जिनकी आवर्त सारणी में दोस्तों टोटल आपको तत्व देखने को मिलेंगे 118। कितने दोस्तों, 118 तत्व आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो इन्होंने डिवाइड करा है दोस्तों 18 वर्ग और 7 आवर्त। तो दोस्तों वर्ग कितने हैं 18, और आवर्त कितने हैं दोस्तों 7। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है दोस्तों। 18 वर्ग और 7 आवर्त में हमारी आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है दोस्तों वह डिज़ाइन है। अगर बात करें दोस्तों ब्लॉक्स, तो दोस्तों जो ब्लॉक्स है दोस्तों, ये ब्लॉक्स का वितरण हुआ है दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो ब्लॉक्स दोस्तों 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, और वो ब्लॉक्स हो जाते हैं दोस्तों हमारा, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को लेके दोस्तों ये जो बनता है वह हो जाता है हमारा फर्स्ट ब्लॉक, जैसे बोलते हैं दोस्तों हम एस ब्लॉक। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। और अगर हम बात करें दोस्तों ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 12, ये कहा जाएगा दोस्तों हमारा डी ब्लॉक। और ये जो नीचे जो 2 ब्लॉक दिख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बन जाएंगे हमारे क्या, एफ ब्लॉक। क्या दोस्तों, एफ ब्लॉक। तो अगर हम बात करें एस पी डी एफ, क्या दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक।
तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्ग और कितने आवर्त में डिवाइड है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 18 वर्ग मतलब समूह और 7 आवर्त में हमने डिवाइड करा दोस्तों। हमने नहीं दोस्तों, किसने? हेनरी मोस्ले साहब ने। अगर हम बात करें कितने ब्लॉक्स में डिवाइड है, तो वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एस पी डी एफ ये दोस्तों किस आधार पर ब्लॉक्स का डिवाइड करा गया, तो आपका आंसर हो जाना है दोस्तों क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगर हम बात करें दोस्तों समूह 1 और समूह 2 ये किस ब्लॉक में आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके समूह किस में? एस ब्लॉक में दोस्तों। अगर हम बात करें समूह 3 से लेके समूह 12 तक, तो दोस्तों वह है आपका डी ब्लॉक। और अगर हम बात करें समूह 13 से लेके समूह 18 तक, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पी ब्लॉक। और अगर हम बात करें दोस्तों एफ ब्लॉक की, तो उसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को रखा गया है दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोस्ले साहब को कहा जाता है दोस्तों। हेनरी मोस्ले ने क्या कहा, कब दोस्तों? 1913 में। कब दोस्तों? 1913 में आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी दोस्तों तत्वों के अध्ययन को सरलता प्रदान करता है दोस्तों, ये हमने देखा। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्वों को रखा गया है दोस्तों, जिसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है दोस्तों। तो आपको ये भी याद करना है कि मेंडलीफ के टाइम में दोस्तों कितने वर्ग और आवर्त मैंने आपको बताया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों अभी। और अगर हम बात करें कि आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा आपको आवर्त सारणी से, तो वो देखने को मिलता है दोस्तों आवर्त और तत्वों की संख्या। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए दूसरे आवर्त में कितने तत्व आपको देखने को मिलेंगे, या पांचवें आवर्त में आपको कितने तत्व देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको याद कर लेना है, पहले आवर्त में आपको 2 तत्व देखने को मिलेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अगर हम बात करें दोस्तों कि दूसरे आवर्त में आपको 8 तत्व देखने को मिलेंगे, तीसरे में भी 8 दोस्तों, और चौथे में 18, पाँचवें में भी 18 और छठवें में 32, और अन्य जितने भी शेष तत्व हो जाते हैं दोस्तों वो सातवें आवर्त में उसे रखा गया है दोस्तों। तो आपको इन नंबरों को याद कर लेना दोस्तों, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो दोस्तों बहुत ही इजीली आपको याद हो जाने वाला है दोस्तों। आपको सिर्फ 2 से 3 बार बोलना है दोस्तों, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इससे दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर दोस्तों यहीं से आपका बन जाता है। अगर हम बात करें एस ब्लॉक, दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक्स हैं दोस्तों हमारे किसमें आवर्त सारणी में, जिसको ब्लॉक में डिवाइड करा गया है दोस्तों एस पी डी एफ, किसके आधार पर? ये किया गया है दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो एस ब्लॉक में दोस्तों 2 ग्रुप्स आते हैं जो मैंने आपको बताया, समूह ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 2। तो दोस्तों जो ग्रुप 1 है उसे हम बोलते हैं क्षार धातु हैं, और अगर हम बात करें ग्रुप 2 जैसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? क्षारी मृदा धातु है। किसमें दोस्तों? क्षारी मृदा धातु दोस्तों ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं दोस्तों क्षारी धातु। पूछ लिया जाएगा बताइए समूह 1 में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, किन को रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार धातुओं को। अगर आपसे पूछा जाए कि समूह 2 में किसको रखा गया है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षारी मृदा धातु है दोस्तों। तो क्षारी मृदा धातु। और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए समूह 1 और समूह 2 किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाना है दोस्तों सम किससे? एस ब्लॉक से। चलिए अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की दोस्तों, जिसमें 6 समूह होते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया कि 13 से लेके 18 तक के जो समूह होते हैं वह आपके पी ब्लॉक में आते हैं दोस्तों, जिसमें समूह 17 को दोस्तों हेलोजन समूह बोला जाता है, और समूह 18 जिसे नोबल गैस, अक्री गैस या शून्य समूह भी बोला जाता है दोस्तों, वह आपके पी ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों। इसे आपसे बहुत अच्छे से याद करना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो दोस्तों डी ब्लॉक में 10 समूह आते हैं दोस्तों, 10 वर्ग आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वर्ग समूह 2 से लेकर वर्ग समूह 12 तक दोस्तों। अगर हम बात करें एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में मैंने आपको बताया दोस्तों लेंथेनाइट प्लस एक्टिनाइट। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए लेंथेनाइट किस आवर्त का, क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए लेंथेनाइट्स किस आवर्त समूह के तत्व हैं दोस्तों, और एक्टिनाइट किस आवर्त समूह के तत्व हैं। तो दोस्तों जो लेंथेनाइट है दोस्तों यह 6 आवर्त में आता है दोस्तों, और एक्टिनाइट्स आपके 7 आवर्त में आता है दोस्तों, अगर हम बात करें। और ये हो जाते हैं आपके एफ ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों हमने देखा कितने वर्ग, कितने आवर्त, और किस ग्रुप में हमने कैसे कैसे हमने क्या, हमने नहीं दोस्तों, किसने? हेनरी मोस्ले साहब ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार किया दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ नोट्स की जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका एटॉमिक साइज, या फिर आप इसे बोलते हैं दोस्तों परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछने को मिलता है कि बताइए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है कि अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, कहाँ बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? घटती। क्या होती है दोस्तों? परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों, तो परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। इसे आप एज इट इज ऐसे ही याद कर लेंगे दोस्तों। अगला अगर हम बात करें कि
धात्विक और अधात्विक गुण किसके बारे में दोस्तों? धात्विक और अधात्विक गुण, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर दोस्तों आप आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, तो धात्विक प्रवृत्ति जो मेटेलिक प्रवृत्ति होती है दोस्तों वह कैसे होती है? घटती है। और जो नॉन मेटेलिक प्रवृत्ति होती है दोस्तों वह क्या होती है? बढ़ती है। इसी के अपोजिट दोस्तों अगर आप धात्विक गुण की बात करें, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे दोस्तों तो वह बढ़ेंगे, और अधात्विक गुण क्या होंगे दोस्तों? घटेंगे। इसे भी आपको याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें वैद्युत ऋणात्मकता, तो क्या होता है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉनों को की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित, जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर आकर्षित करना, यही क्या कहलाता है दोस्तों? वैद्युत ऋणात्मकता। और अगर बात करें बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान दोस्तों बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। इसे आपको याद कर लेना है। आपका आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा अगर बात करें दोस्तों, आयनीकरण क्या होता है दोस्तों? अभी हमने देख रहे थे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना? अपनी ओर आकर्षित करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आ रहा है दोस्तों अपना आयनीकरण। तो आयनीकरण में क्या होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा लगती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। और अगर हम बात करें दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्तों? बाएं से दाएं जाओगे तो आप आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्तों? घटता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो बाएं से दाएं आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है दोस्तों, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इसे आप एसआईटी से याद करना है दोस्तों। तो आवर्त सारणी दोस्तों यहाँ पर हमारी खत्म होती है दोस्तों। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।